नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हर बात का सबूत तो नहीं दिया जा सकता, पर पिछले कुछ समय से इस देश में इलेक्शन के प्रोसेस पर, चुनावों को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवसेना हो या आम आदमी पार्टी हो, इसने इलेक्शन कमीशन पर ही सवाल उठा दिए। उत्तर प्रदेश में कई ऐसे बड़े नेता जिन्होंने ईवीएम पर सवाल उठाया, मशीनों पर सवाल उठाए। और अगर आप राहुल गांधी देखें, ममता बनर्जी देखें, शरद पवार देखें, तेजस्वी देखें, या फिर केसीआर देखें, या फिर दक्षिण भारत में स्टालिन को देखें, सब नेताओं ने विपक्ष के ईडी पर बहुत गंभीर सवाल उठाए। अब सवाल यह है कि क्या देश में जो इलेक्शन प्रोसेस है आज की तारीख में वाकई निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं है। इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो कमिश्नर हैं, वो बिल्कुल नहीं झुकते सरकार के आगे। ये सच है या गलत है? और जो ईडी है या बाकी एजेंसियां, इनकम टैक्स, क्या ये चुनाव में निष्पक्ष रहती हैं या फिर किसी दबाव में आकर विपक्ष पर कहर बरपा देती हैं? अब दोस्तों, विपक्ष के जो नेता हैं, एक से बढ़कर एक, राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, स्टालिन से लेकर केसीआर, अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल, या फिर उद्धव ठाकरे से लेकर शरद पवार, सबके अपने अपने सवाल हैं, अपने अपने आरोप हैं और बड़े गंभीर आरोप हैं। कोई ईवीएम पर सवाल उठा रहा है कि इसमें एक चिप लगी होती है, इसमें ये हो सकता है, इस डिवाइस में वो हो सकता है। कोई इलेक्शन कमीशन के बारे में बड़े गंभीर आरोप लगा रहा है। उद्धव ठाकरे का कहना है कि साहब, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, हमारा सिंबल फ्रीज कर दिया। अखिलेश यादव की अपनी ग्रीवांसेस हैं, ममता बनर्जी की अपनी शिकायत नहीं, गिले शिकवे। कुल मिलाकर इलेक्शन कमीशन, ईवीएम और ईडी, और ये सबसे बड़ा आरोप है कि भाजपा खूब पैसा खर्च कर रही है, सरकारें गिरा रही है, तोड़ रही है, अपनी सरकारें बना रही है। 50-50 करोड़ रुपए बांटे जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। ये आरोप है। बिफोर मुंडगोड़ अगर वो 100 के लिए भी तैयार होता है ना, तो मैं बात करता हूँ ना। अभी मैं पक्का है तो मैं बात करता हूँ, अगर पक्का नहीं है तो मैं। अब दोस्तों, ये बात तो एकदम सच है कि इस देश में आज की तारीख में पैसे के बल पर सरकारें गिराई जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं, बनाई जा रही हैं। लेकिन उससे बड़ा सवाल देश के आगे ये है कि क्या आज इलेक्शन कमीशन वाकई निष्पक्ष है? और ये जो ईवीएम मशीनों का जो इशू बार बार उठाया जा रहा है, ये कितना गंभीर है? और सबसे बड़ी बात, ये जो ईडी है, ये ईडी क्या वाकई एक तरफा कार्रवाई करती है? और कहीं ना कहीं एडवांटेज गवर्नमेंट को मिलता है, सत्ता को मिलता है। अब ये बहुत बड़े सवाल हैं देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। और मेरी कोशिश है कि इन सवालों की तह में मैं जाऊं। और आज आपके सामने मैं एक ऐसा मेहमान, एक ऐसा एक्सपर्ट लेके आया हूं। मुझे नहीं लगता कि उन जैसा एक्सपर्ट इन सवालों के जवाब के लिए कोई दूसरा हो सकता है। और ये साहब हैं सूर्य प्रताप सिंह। और इनका इंट्रोडक्शन ये है कि ये आईएएस अधिकारी रहे, ये आईपीएस भी रहे, ये आईएफएस भी रहे, इन्होंने लॉ भी कर रखा है, ये इलेक्शन कमीशन में भी थे, ये डीएम और कमिश्नर थे। तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने कई बार चुनाव कराए। और सबसे बड़ी बात, सूर्य प्रताप बेखौफ हैं, एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं जो सरकार से डरते नहीं, चाहे वो योगी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, या कोई भी हो। तो आज ये जो मेहमान हैं, जो एक्सपर्ट हैं, इनकी रोशनी में हम देखेंगे इलेक्शन कमीशन, ईवीएम, ईडी और बहुत से वो आरोप जो राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी सत्ता पर लगा रहे हैं। अब दोस्तों, सूर्य प्रताप सिंह के आप खुलासे सुनेंगे, विस्फोटक खुलासे सुनेंगे, ईवीएम पर भी बात होगी, जिसके बहुत से सवाल आपके रोज़ मुझे मिलते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ ईडी पर बात करना कि ईडी कितनी निष्पक्ष
और क्या जिन मामलों में बीजेपी के फुटप्रिंट्स दिखते हैं, बीजेपी के पदचिन्ह दिखते हैं या कोई लिंक दिखता है बीजेपी का, क्या ऐसे मामलों से पीछे हट जाती है ईडी, आड़ ले लेती है, अधिकारी डर जाते हैं? कैसा है? और अगर आप कुछ घटनाएं देखें तो आपको भी यकीन होगा कि कहीं ना कहीं ईडी बीजेपी के जहां लिंक हैं वहां आगे बढ़ने में उसके कदम थम जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये घटना देखिए, ये बड़ी घटना थी, जुलाई की घटना है ये, इसी साल की, और जहां कांग्रेस के 3 एमएलए जो असम से गाड़ी बता रहे थे, आ रहे थे, पैसा लेकर आ रहे थे और सरकार गिराने जा रहे थे, ये झारखंड की, कलकत्ता पुलिस ने इनको सीएम ऑफिस झारखंड के इंफॉर्मेशन पर इन विधायकों को रोका और रोकने पर उनके पास से कैश मिला, उनकी गिरफ्तारी हुई, रंगे हाथ पकड़े गए। इस सरकार गिराने जा रहे थे हेमंत सोरेन की, पोल खुल गई और उसमें कहीं ना कहीं लिंकेजेस आए सत्ता के, शीर्ष सत्ता के, लेकिन ईडी खामोश रही। कायदे से कोई और पार्टी होती तो ईडी ने घर की हर दीवार खोद दी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक और ताज़ी घटना देखिए, और ये ताज़ी घटना है हैदराबाद की, जहां पर 3 एजेंट जो बताए जाते हैं कथित तौर पे बीजेपी के एजेंट थे, ये ऑफर दे रहे थे 4 टीआरएस के 4 विधायकों को, एमएलओ को 100 करोड़ का ऑफर था। रिकॉर्डिंग है, ऑडियो रिकॉर्डिंग है जो कई दक्षिण भारत के चैनल में चली है। ईडी चुप रही। बिफोर मुंडगोड़ अगर वो 100 के लिए भी तैयार होता है ना तो मैं बात करता हूँ ना। अभी मैं पक्का है तो मैं बात करता हूँ, अगर पक्का नहीं है तो मैं नहीं सर। अभी इसके लिए आपको पहले बात कर रहा हूँ, कैसे बात करना उनसे? हाउ कैन आई करेक्ट यू? कैन आई करेक्ट द व्हाट्सएप? अब ये जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है इसकी जांच हैदराबाद पुलिस कर रही है और उस सोर्स को ढूंढा जा रहा है कि आखिर दिल्ली में वो कौन ताकतवर शख्स है जिसके बिना पर ये 100 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे थे टीआरएस को। कौन था जो टीआरएस को तोड़ना चाहता है, कांग्रेस को तोड़ना चाहता है तेलंगाना में? किसका लाभ हो रहा है? कौन है वो सत्ता का ताकतवर आदमी, नेता? इसकी जांच हो रही है। बहरहाल महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, और महाराष्ट्र में आप देखें तो 50-50 करोड़ की एमएलओ को रिश्वत देने की बात हुई है। और ये जो आरोप हैं हम दबी जुबान में सुन रहे थे, हम इधर उधर से सुन रहे थे, लेकिन अब कैमरे पर ये लड़ाई आ गई है और विधायक एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। काय म्हणत होता, बाप बेटा ना काय भैया, सबसे बड़ा रुपया असं काहीतरी. आता बापापेक्षा पैसा मोठा आहे आमच्यासाठी. लाज वाटली पाहिजे ना असं बोलताना. अब जिन विधायकों पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने 50-50 करोड़ रुपए लिए, उनकी तहकीकात होनी चाहिए। मनी ट्रेल, कहाँ से पैसा आया, किधर से रूट किया गया, किस खाते में गया, उसकी जांच मनी लॉन्ड्रिंग की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ईडी, जो हर जगह पहुंच जाती है, विपक्ष के हर घर पे, उसको ज़रूर महाराष्ट्र में जांच करनी चाहिए। अब एक और मामला देख लेते हैं, लिस्ट तो लंबी है लेकिन आखिरी मामला देख लेते हैं। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी, इन्होंने भी आरोप लगाया कि इनको भी मोटी रकम ऑफर की गई बीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से। अब इसकी जांच ईडी को करनी चाहिए थी, और ख़ासकर पंजाब के जो मंत्री हैं, ये जो कह रहे हैं कि इनके पास ऑडियो रिकॉर्डिंग है और इनको ऑफ़र किया गया था और दिल्ली से कुछ लोग आए थे। जो तेलंगाना की कहानी वो पंजाब में भी हमने देखी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र की हत्या देश के बहुत सारे सूबों के विच बीजेपी ने की है। हुण ऑपरेशन लोटस जिहड़ा हैगा वो पंजाब दे विच भी अपना काम करना चाहुंदा है। अब ईडी के जो अफसर हैं उनके पांव क्यों रुक जाते हैं जब बीजेपी का कहीं लिंक दिखता है या बीजेपी का कोई सुराग मिलता है तो वो वहाँ थम जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष के यहाँ छापा डालना होता है तो तड़के पहुँच जाते हैं किसी के भी घर में, अगर कोई अपोजिशन का है। मुझे लगता है कि ये जो रुख है ईडी का, इनकम टैक्स का, सीबीआई का, या जो हमारी चुनावी प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि इन साहब से ही हमें अब सवालों के जवाब पूछने होंगे, क्योंकि सूर्य प्रताप जी इलेक्शन कमीशन में रहे, टीएन शेषन जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ रहे, इन्होंने इलेक्शन प्रोसेस देखा है और डीएम और कमिश्नर के तौर पर उत्तर प्रदेश में कई इलेक्शंस इन्होंने कराए हैं।
और आईएएस भी हैं, आईपीएस भी रहे हैं, लॉ का भी ज्ञान है। मुझे लगता है कि सूर्य प्रताप जी से बात करनी चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगा। लेकिन मेरा पहला सवाल जो है, जो बहुत गंभीर सवाल है, और वो ये है कि ईडी यूं तो कहीं भी पैसा बरामद हो तुरंत मुकदमा दर्ज करती है और पूछताछ करती है, लेकिन बीजेपी का जब कनेक्शन सामने आता है तब ईडी खामोश हो जाती। जब जब अगर कोई कांग्रेस का एमएलए है या कहीं तेलंगाना में ऑफर किया जा रहा है या महाराष्ट्र में ऑफर किया जा रहा है, यानी जहां बीजेपी कनेक्शन है वहां पर ईडी नहीं जाती। देखिए, माहौल है, माहौल सबके सामने है। ऐसा लगता है कि पूरे राज्यों में जो लोकतंत्र है वो एक तरह से दोराहे पे नहीं, चौराहे पे नीलाम हो रहा है। वह माहौल जो दिखाई दे रहा है, पिछले 8 वर्षों का उठा के देख लें आप, 8 या 9 सरकारें बदली हैं। इन लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई जो व्यवस्था है उसको बाईपास करके सरकारें बनाई गई हैं। ये सबके सामने है, गिनाने की जरूरत नहीं है उसको। तो मुझे लगता है कि जो 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 परिस्थिति है, उस परिस्थिति में जो वाकये सामने आ रहे हैं, उन वाकयों में चाहे वेस्ट बंगाल का मामला हो, चाहे तेलंगाना का मामला जो लेटेस्ट है, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, महाराष्ट्र का हो, सबके सामने है। और कोई मीडिया चैनल या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कहने को तैयार नहीं है। और देखिए, खरीदारी कौन कर सकता है? खरीदारी वो कर सकता है जिसके पास खरीदने की क्षमता है। और खरीदने की क्षमता में अगर आप देखें कि भाई, अगर पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड ले लें या चंदा ले लें, कोई भी चीज ले लें, वो सत्ताधारी दल को, चाहे कोई भी सत्ताधारी दल हो, उन्हीं को मिलता है ज्यादा, तो पैसा भी उनके हाथ में अधिक होता है। लेकिन ऐसा कभी माहौल इस देश में हमने नहीं देखा जिसमें एक सामान्य व्यक्ति की जो कीमत है वो 5 किलो अनाज, और एक विधायक की कीमत 25 करोड़ 50 करोड़। जो सामान्य व्यक्ति उसको चुनता है, उसकी कीमत 25 करोड़ 50 करोड़। सामान्य व्यक्ति वो, आप 5 किलो अनाज में ही उसको वोट पा लेते हैं। तो लोकतंत्र इस वक्त दुविधा में है। और साक्ष्य की बात आप जो कर रहे हैं, कार्रवाइयां की बात आप कर रहे हैं, ये सच है कि देखिए, जब सत्ताधारी दल इतना पावरफुल होता है तो वो जो मर्जी करे, मनमर्जी करे। जो एजेंसियां हैं, सामान्यतः कोई भी सत्ताधारी दल रहे, उनके अधीन काम करती हैं। लेकिन आज के माहौल में जो व्यवस्था है, उसमें जो सत्ताधारी दल के अधीन जो एजेंसीज हैं, वो कई बार लगता है कि बिल्कुल एक तरह से टट्टू बन के रह गए। जो वो चाहते हैं वो करती हैं। अब अगर मान लीजिए कैश पकड़ा गया है, तो 2 डिपार्टमेंट हैं जो आ सकते हैं। ईडी आ सकता है, इनकम टैक्स आ सकता है। ईडी आ सकता है जो राज्य सरकारों ने पकड़ा है, जैसे वेस्ट बंगाल ने पकड़ा, तेलंगाना में पकड़ा, राज्य सरकार ने पकड़ा। और राज्य सरकार इसको ईडी को रेफर करें, इनकम टैक्स को रेफर करें, जरूर करेंगे मेरे ख्याल में। लेकिन कार्रवाइयां पश्चिम बंगाल में तो कुछ हुई नहीं है। अब तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना में बड़ा कैश पकड़ा गया, 15 करोड़ 3 विधायकों के साथ। अगर ये घटना सच है तो फार्म हाउस पे, और अगर उस वीडियो जो ऑडियो है उसको सही माने तो, अभी तो वेरिफिकेशन होगा ऑडियो का, जो भी बताया जी गया जी है, जी। उसके हिसाब से दिल्ली के 43 विधायक भी उसमें खरीदने की योजना थी 25 करोड़ के हिसाब से। तो 1000 करोड़ से ऊपर का हिसाब ये बन गया। इतनी बड़ी बड़ी धनराशि की अगर क्लेम हो और रहा है, महाराष्ट्र में तो सरकार ही गिरा दी गई। महाराष्ट्र में तो आंखों के सामने आप देखिए, हो सकता पैसे का लेन देन आंखों के सामने नहीं है, ये कहासुनी में है। विधायक जैसे आप बता रहे हैं, कोई बोल भी रहे हैं, लेकिन इतना तो आंखों के सामने है कि विधायकों के ग्रुप को चार्टर्ड प्लेन से गुजरात ले जाया गया, गुजरात से फिर उनको आसाम ले जाया गया, फिर गोवा ले जाया गया। ये तो सामने है ना, इसमें तो खर्चा पानी हुआ है ना, इसका तो इन्वेस्टिगेशन हो सकता था ना। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन करेगा कौन? क्योंकि सेलेक्टिविटी का इश्यू है ना। हमारे अगर गलती है तो जांच कौन करेगा? मेरा सवाल ये है, आप आईएएस अधिकारी रहे हैं, आप आईपीएस भी थे, क्या आज की तारीख में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अधिकारी आपको प्रेशर में लगते हैं, दबाव में लगते हैं, कंप्रोमाइज हो रहा है कहीं ना कहीं? साफ दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन देख लीजिए आप, तमाम शिकायतें हैं। ईडी देख लीजिए, तमाम शिकायतें हैं। इनकम टैक्स देख लीजिए, सीबीआई देख लीजिए, तमाम वाकये हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम लोगों ने फिंगर्स रेज की हैं जिनका जवाब नहीं आता। तो अब सामान्य व्यक्ति क्या करेगा? सामान्य व्यक्ति को अगर वो अपनी बात को मुखर होकर उठाना चाहता है तो मीडिया तो उठाएगा नहीं उसकी बात को, सोशल मीडिया पर उठाएगा, उसमें ट्रोल आर्मी उसको भी काउ डाउन करने की कोशिश करती है। और कुछ चैनल रह गए,
अगर मान लीजिए आप यूट्यूब चैनल्स देखें, वही मुद्दे को उठा सकते हैं, लेकिन अब उनकी कितनी रीच है ये भी देखने की बात है। लेकिन अगर संवैधानिक रूप से चयनित संवैधानिक संस्थाओं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अगर वो अपने दायित्व को भूल के केवल ये मान के चलेगी कि हम सत्ताधारी दल के पिछलग्गू हैं, या जैसा वो कहेंगे, चाहे सही कहें गलत कहें, ये तो देखने वाले अधिकारियों को डिपेंड करता है ना। वहां भी तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी बैठे हैं ना। वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि आप संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी होगी, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी। लेकिन अगर सरकार की प्रति अकाउंटेबिलिटी हो खाली, इसको कमिटेड ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, तो फिर तो कहने के लिए कुछ रहा ही नहीं। इलेक्शन कमीशन के दो फैसले, एक तो अभी हिमाचल में चुनाव होना था, साथ में गुजरात में होना था, तो बार बार ऐसा कहा गया कि गुजरात की तारीख बढ़ाई जा रही, अभी भी गुजरात की तारीख बढ़ी हुई है। कुछ लोग दबी जुबान में कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मौका दे रहा है मोदी सरकार को कि भाई वो गुजरात जाएं, ऐलान करते रहें, योजनाएं ऐलान करते रहें। कुल मिलाकर अभी तक गुजरात चुनाव की तारीखें नहीं आई हैं, जबकि हिमाचल की आ चुकी हैं। ऐसा एक इन्फ्रेंस ड्रॉ है, किसी के पास कोई सबूत नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन ने गुजरात चुनाव की तारीखें बढ़ा दी हैं। एक तो ये है, और दूसरा अगर आप शिवसेना का मामला देखें तो शिवसेना का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के जो दो गुट हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसका इलेक्शन सिंबल फ्रीज कर दिया पार्टी का, और उनको नया चुनाव चिन्ह ढूंढना पड़ा, पार्टी का नाम बदल दिया। तो एक तरफ तो जब उद्धव ठाकरे की बात आती है, विपक्ष की बात आती है, तो इलेक्शन कमीशन पूरी ताकत से जुट जाता है, और जब मोदी जी की बात आती है तो तारीखें बढ़ने लगती। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आज का जो इलेक्शन कमीशन है, आपको लगता है कहीं ना कहीं अधिकारियों में थोड़ी सी वो जो एक जमीर होती है, जो एक ताकत होती है, संविधान के प्रति जो उनका उत्तरदायित्व होता है जनता के प्रति, वो चीज आपको कमिटमेंट दिख रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, या दबाव दिखता है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आप देखें, अगर सेशन 7 के पीरियड से तुलना करें, वो तो ठीक है, वाजिब नहीं होगा, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम देखें तो एक कमजोर होता जा रहा है। वो जो इलेक्शन कमीशन है वो जैसा लग रहा है कमजोर होता ही चला जा रहा है, और उनको वो निर्णय लेने की स्थिति में नहीं, अगर लेता है निर्णय तो वो सरकार के पक्ष में जाता है। कोई निर्णय ऐसा नहीं दिखाई देता जो निष्पक्ष हो सकता है वो निष्पक्ष हो, लेकिन दिखाई नहीं देते निष्पक्ष हो। लेकिन ये सही है कि इलेक्शन कमीशन जो चुनाव की तारीखें तय करता है वो राज्य सरकारों से परामर्श करके करता है, जिलों से परामर्श आता है, राज्य सरकार का परामर्श आता है कि आप चुनाव कराने की स्थिति में हैं अथवा नहीं है। उनसे डेट भी ली जाती है राज्य सरकारों से, क्या बताइए कौन सी कब चुनाव कराना चाहते हैं, और वो डेट निश्चित रूप से उस अवधि से पहले होगी, कुछ जो मैंडेटरी पीरियड है उसमें पहले चुनाव होना चाहिए। तो सरकार, राज्य सरकारें अगर कमजोर स्थिति में है, सत्ताधारी दल तो कोशिश करता है कि चुनाव को थोड़ा टाला जाए ताकि घोषणाएं ज्यादा हो जाए, ताकि रेवड़ियां ज्यादा बांटी जा सके। तो वो हो सकता है ये पॉइंट रहा हो, लेकिन इलेक्शन कमीशन को राज्य सरकार भेजेंगी, और राज्य सरकार जो रिकमेंड करती है वो निश्चित रूप से केंद्र सरकार से, चूंकि सत्ताधारी दल एक ही है दोनों जगह, उनसे बातचीत करके करती होंगी कि भाई इतने तारीख को घोषणा करा दें, क्या ये ठीक रहेगा क्या। लेकिन आभास जो बाहर लगता है, पब्लिक डोमेन में लगता है कि कोई डिक्टेट कर रहा है उनको कि भाई अभी रुक जाओ, अभी घोषणा और करनी है, अभी और कुछ बातें होनी है, तो कैबिनेट के निर्णय होने हैं, अभी रुक जाओ। ऐसा आभास बाहर होता है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। यह सच तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है, आभास होता है, मुझे लगता है। शिवसेना का जो इश्यू है, शिवसेना का इश्यू मुझे लिए भी शॉकिंग था जब मैंने देखा था। कोई मामला अगर सबजुडिस है, और कहां पे सबजुडिस है, देश के हाईएस्ट कोर्ट में, हाईएस्ट कोर्ट जो हाईएस्ट जुडिशियल बॉडी है देश की, वहां पेंडिंग है, और फिर इलेक्शन कमीशन साहस करता है कि पहले निर्णय ले लेता है, और वो सहारा लेता है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का कि इस बारे में जो निर्णय लेना है ये इलेक्शन कमीशन लेगा। इलेक्शन कमीशन का विवेक था, वो कर सकते थे कि भाई अगर मान लीजिए कोई अन्यथा निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर क्या होगी, असमंजसता की स्थिति बनेगी कि आपने तो फ्रीज करके अलग अलग सिंबल अलॉट कर दिया आपने, तो फिर उस पर चुनाव भी हो गया उसके आधार पे, और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हो सकता है साल में आए, 2 साल में आए, 4 साल में आए, ये तो बात की देखने की बात है। कहने का मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन बाहर से देखने में जो आभास लगता है, वो लगता है कि धीमे धीमे अपनी
जो हैसियत है, उसको जो संवैधानिक हैसियत प्रदान की गई है, उसको खोता जा रहा है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि अमूमन जब सरकार पर भरोसा टूटता है या संस्थाओं पर भरोसा टूटता है, तो फिर जो जनता होती है, कुछ लोग होते हैं, फिर वो हर चीज पे शक करने लगते हैं। सारी चीजें, सारी गतिविधियां संदेह में दिखती हैं, उसके दायरे में आ जाती हैं। जैसे ईवीएम, अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे उतना भरोसा नहीं है, तो उनको लगता है कि साहब ये ईवीएम में भी गड़बड़ है। आपने कई चुनाव कराए हैं, अब हमारे पास कोई सबूत नहीं, मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं। अगर साक्ष्य होता तो मैं फिर दम लेकर बोलता, लेकिन जैसा कि सुनने में आता है कि कहीं कहीं ईवीएम बदल दी जाती है, जहां राज्य सरकार भी एक ही है, जहां पर केंद्र सरकार भी एक है। ये जो ईवीएम है, इसके संदेह से हम कैसे उभरें? क्या हम वापस बैलेट पेपर पे जाएं, क्या करें? क्योंकि ये तो एक आगे चलकर मुझे लगता है ईवीएम एक बहुत बड़ा इशू बनने जा रहा है। देखिए, ईवीएम पे कोई और उंगली उठाता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि देखिए हम पे संदेह कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कार्रवाई भी कर सकता है, मतलब एफआईआर दर्ज कर सकता है, तमाम चीजें कर सकता है। इलेक्शन कमीशन को ये पावर है। लेकिन मेरा मुद्दा ये है, जो आपने मुद्दा उठाया, मुद्दा ये है कि अगर मान लीजिए कोशिश भी की है इलेक्शन कमीशन ने, जब संदेह ईवीएम पे, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेकिन चूंकि टेक्नोलॉजी का इश्यू है कि भाई ईवीएम के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है या चिप जिसको लिए लगा हुआ है, उसकी प्रोग्रामिंग किसी के सामने तो हो नहीं रही है, और प्रोग्रामिंग को वेरिफिकेशन भी नहीं किया जा रहा है। तो अब आपने ये जो व्यवस्था कर रखी है कि भाई एक कंस्टिट्यूएंसी में कुछ परसेंट कंस्टिट्यूएंसी के जो वोटर्स हैं, उनका कुछ परसेंटेज का फिजिकल वेरिफिकेशन मिलान होगा ईवीएम के साथ में, ये व्यवस्था बनाई हुई है। तो क्यों ये नहीं हो सकता कि एक प्रदेश के अंदर 10% या 15% कंस्टिट्यूएंसी विधानसभा की या एमपी की, उनमें 100% फिजिकल हो और ईवीएम का जो रिजल्ट है उससे मिलान हो, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये करने को तैयार नहीं है, कहेंगे टाइम बहुत लगेगा। अभी टाइम लगेगा, एक बार करके विश्वसनीयता के लिए करके तो देखा जाए इसको। अब मैं एक अंतिम सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जहां हम कंक्रीट तौर पे कह सकें कि ईवीएम जो है उसमें गड़बड़ हो रही है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। सुनते हैं, Correct. लोग शिकायत करते हैं, लोग शक करते हैं। अब ये जो शक है इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और जाहिर तौर पे आज का जो दौर है उसमें गुंजाइश भी बहुत है शक करने की। तो मैं इससे इतर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हम बात बीजेपी या कांग्रेस की नहीं कर रहे, सत्ता में पार्टी आती है जाती, मैं ये कह रहा हूं कि आप, क्योंकि इतना लंबा कैरियर रहा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, कई इलेक्शन आपने कराए, और वो उत्तर प्रदेश में आपने कराए, इलेक्शन कमीशन में भी आप रहे, क्या 2-3 कदम ले सरकार, इलेक्शन कमीशन ले कि कम से कम ये जो शक है ये थोड़ा दूर हो? क्या करना चाहिए? पहल कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करे, इलेक्शन कमीशन करे, या केंद्र सरकार करे? कोई तो पहल करे। सुप्रीम कोर्ट को जो एविडेंस दिए जाते हैं कौन देता है? वो इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो ईवीएम उनके सामने रखेगा वो रखेगा जो गड़बड़ नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहेगा तो सब ठीक ही है, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा ये तो सब ठीक ही है। सुप्रीम कोर्ट 100% मशीनों का सत्यापन कर नहीं सकता। तो सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि कानून अंधा है ना, जो दिखाई देगा उसको एविडेंस में उसी हिसाब से बोलेगा सुप्रीम कोर्ट। अब इलेक्शन कमीशन क्योंकि संवैधानिक संस्था है, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, लोगों के प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सरकार से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। कभी भी इलेक्शन कमीशन या छोटा बड़ा इलेक्शन कमिश्नर सरकार के बुलाने पे मीटिंग में नहीं जा सकता। जो व्यवस्था कायम हो गई है, तो सरकार के बुलाने में मीटिंग में चले जाते हैं। सरकार के अधीन नहीं है इलेक्शन कमीशन। हाँ, इलेक्शन कमीशन लिखा पढ़ी में सरकार से पूछ सकता है कानून व्यवस्था के लिए पर्याप्त फोर्स है अथवा नहीं है, कानून व्यवस्था के हिसाब से कब चुनाव कराना उचित रहेगा, ये पूछ सकता है। लेकिन सरकार मॉनिटरिंग करे इलेक्शन कमीशन की, ये गैर संवैधानिक है। लेकिन अब ये है कि इस ईवीएम को का जो शंका है, इसका जो सर्वव्यापी और सर्व स्वीकार्य समाधान सामने नहीं आ रहा है। वो एक समाधान जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है कि एक जिले के अंदर अगर एमपी की 3 कंस्टिट्यूएंसी हैं या 4 कंस्टिट्यूएंसी हैं, आधी में बैलेट से हो जाए, 2 में, और 2 में हो जाए ईवीएम से। अब उसमें यह देखना होगा कि ईवीएम से जो करा रहे हैं उसमें गड़बड़ की संभावना हो सकती है, जैसे अब हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब यह है
कि जो 2 में हो ईवीएम से उनका भी 100% सत्यापन हो फिजिकल, और 2 में हो पोस्टल से, तो कुछ ही पायलट रूप से हर स्टेट में 2-2, 4-4, 5-5 जिलों में ऐसा हो जाए, मतलब एक पेपर तो बैलेट एक से हो जाए और एक कुछ मशीनों से हो, लेकिन 20-25% जो है वो बैलेट से हो जाए। बैलेट से हो जाए, कोई परसेंटेज हो जाए, तो कम से कम एक लोगों को विश्वास तो जागृत हो कि भाई हाँ, ऐसी बात नहीं है। बहरहाल सूर्य प्रताप जी ने कुछ सुझाव दिए हैं। अब देखना है कि क्या ये सुझाव लेकर कोई सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है या इलेक्शन कमीशन के पास जाता है, या सरकार कुछ इस दिशा में सोचती है, क्योंकि लोकतंत्र में साख को बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। ये लोकतंत्र स्वस्थ रहे, आगे बढ़े, इसलिए वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, और उसके लिए देखना होगा कि हो सकता है देश का जो सबसे बड़ी अदालत है वही हो सकता है हस्तक्षेप करे इस मामले में। बहरहाल ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और मुझे लगता है कि क्योंकि बहुत से आपके सवाल थे इलेक्शन प्रोसेस पर, ईडी पर, इसलिए मेरी कोशिश थी कि आज मैं किसी एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को आपके सामने पेश करूं जिसको एक्सपीरियंस हो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, इलेक्शन कमीशन का, ईडी का, इनकम टैक्स का, और जिसे लॉ का भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो। तो ये मेरी कोशिश रहेगी, और फिलहाल मैं चाहूँगा कि हिमाचल और गुजरात जहाँ चुनाव है और महीने भर के इंतज़ार के बाद जहाँ नतीजे आएंगे और ये पता लगेगा कि आज की तारीख में मोदी जी बीजेपी कितने पानी में है, तो मैं उस पर लगातार अपडेट करता रहूँगा। एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ अपने जो कमेंट्स हैं उसमें आइडियाज़ भी हम मुझको दीजिए, और अगर कोई गलती हो रही है या कोई वैल्यू एडिशन हो सकता है या कुछ आप बता सकते हैं इस खबर के बारे में, तो बिल्कुल संकोच मत करिए। मैं कोशिश करूंगा, आपको जवाब भी दूंगा और उस पर अमल भी करूंगा जो आपके सुझाव हैं। तो बहरहाल ये आज इतना ही था। आखिर में वही बातें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि गोदी मीडिया कहीं ना कहीं ऐसी खबरों को दबाती है, छुपाती है, तो सच सामने आना चाहिए। इसलिए थोड़ा सा जहमत इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप वीडियो समय पे चाहते हैं तो वीडियो के लिए ये जो बेल आइकॉन है इसको ज़रूर आप इसके लिंक को क्लिक करें। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।